Hey guys, my name is Pankaj Singh Mehra and I welcome you all to my YouTube channel Mehra Coaching Academy classes. In these classes, we are going to cover the syllabus of class 9 to class 12 of CBSE board. In parallel, we are going to cover the question related to JEE Main and JEE Advanced as well. If you are watching our video first time, do like, share and subscribe our channel so that you get regular updates of our video. So let's get started. चलिए लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नेम है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इससे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नाउ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के लिए करते हैं हम लोग डेरिवेशन करेंगे। कंसीडर करिए, कंसीडर टू चार्ज Q1 एंड Q2। हमने दो चार्ज कंसीडर है। कंसीडर टू चार्ज Q1 Q2 आर केप्ट इन वैक्यूम at distance r apart। कितने डिस्टेंस में? r में। डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो ये हो गया Q1, जो हो गया Q2। Q1 है A में, Q2 है B पोजीशन। दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं तो आपस में कैसा फोर्स लगाएंगे? रिपल्सिव। कैसा फोर्स लगाएंगे? रिपल्सिव, बिकॉज दे आर ऑफ सेम नेचर। ओके, दोनों पॉजिटिव हैं। नाउ फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, उसकी डायरेक्शन इस तरह की फोर्स लग रहा है 1 चार्ज पे ड्यू टू 2, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि क्या है? रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो B पे Q2 पे Q1 क्या लगा रहा है? F21 और Q1 पे Q2 लगा रहा है F12। तो आइए इनका मैग्नीट्यूड देखते हैं किस तरीके से होगा। तो F12 का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग F21 का देंगे मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जानते हैं इनकी डायरेक्शंस, इनकी हम डायरेक्शन किस तरीके से निकालेंगे। देखिए F12 यहां पे जो हमने ये रखे थे, ये मॉड, ये हमने इसके किसके लिए निकालने के थे? मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे बता रहे थे हमें। अब यहाँ पे हम इनकी विद डायरेक्शन आपको बताएंगे। तो F12 देखिए क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ फोर्स ऑन 1, ध्यान से सुनिएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हमें 1 पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू 2। तो देखिए चार्ज कहां से कहां जा रहा है? नहीं सॉरी, फोर्स कहां से कहां मूव कर रहा है? 2 से 1 पे। फोर्स कहां में जा रहा है? 2 से 1 में। तो R21। तो वेयर दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ठीक है, वेयर आर कैप, इसको बोलते हैं आर कैप, और आर कैप हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर। ओके, आर कैप को हम क्या लिखते हैं? ध्यान से, इस तरीके से किसी भी चीज का हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी का। ठीक है, तो यहां पे F12 क्या हमारा मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या है? 2 से 1। ड्यान रखिएगा, हमारी फोर्स की डायरेक्शन क्या है? 2 से 1। नाउ सिमिलरली F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हम क्या निकालेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब फोर्स कहां से कहां लग रहा है? 1 से लग रहा है 2 की डायरेक्शन पे जा रहा है, तो 1 से 2 पे जा रहा है फोर्स। तो F21 की डायरेक्शन कहां है? 1 से 2 पे। तो ये हमने यहां पे वेक्टर फॉर्म से इनकी डायरेक्शन दे दी। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा तो आप इन दोनों तरीके से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वेयर
आर कैप 2 1 आपको डायरेक्शन शो करेगी कि F12 पे फोर्स कहां से लग रहा है, 2 से 1 पे लग रहा है, और F21 पे मतलब फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1, ठीक है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1 कहां से लग रहा है, 1 से 2 पे लग रहा है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है फोर्स की, 1 से 2 पे। तो इस तरीके के आप शो करेंगे। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम इसको पढ़ते क्यों हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आइए जानते हैं। इनकी दो इंपॉर्टेंस है। पहले तो ये भी बताता है कि फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इन अपोजिट नेचर, ठीक है। वो फोर्स ऑन 1 ऑन ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड के, और क्या है, अपोजिट इन नेचर। तो ये हमें बताता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, कि जो दोनों फोर्सेस होते हैं वो अपोजिट होते हैं नेचर के। दूसरा बताता है कि कूलम्ब्स फोर्स आर सेंट्रल इन नेचर, that is they are acted along a single point, they are always directed toward a point or a line। तो आप देख सकते हो कि Q1 Q2 पे एक पॉइंट में डायरेक्टेड अलोंग ए फोर्स, तो उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल इन नेचर। सो कूलम्ब्स फोर्स इज सेंट्रल नेचर, उसका हम प्रूफ यहां से भी दे सकते हैं, कैसे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से। तो यहां से दो इंपॉर्टेंस निकल के आती है। पहला हमें ये पता चलता है कि कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है, अपोजिट इन नेचर के होते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, और दूसरा हमें पता चलता है सेंट्रल इन नेचर होता है। सेंट्रल मींस, हमने इसकी डेफिनेशन आपको पहले लेक्चर्स में पढ़ा रखी है, सेंट्रल इन नेचर मींस यहां पे कूलम्ब्स लॉ इज ऑल, कूलम्ब्स फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट। आप देख सकते हैं टुवर्ड्स अ पॉइंट की तरफ एक्ट कर रहा है, और यहां पे भी बी के कारण जो ए में फोर्स लग रहा है वो भी टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कूलम्ब्स लॉ ने हमें ये बताया दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है। अब जब बहुत सारे चार्जेस आपस में कुछ डिस्टेंस में हो, तब एक चार्ज में सराउंडिंग चार्जेस के कारण कितना फोर्स लगता है, वो हमें बताया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, then the total force on a given charge or on a particular charge is given by the vector sum of the forces of all the charges individually। मतलब जो ऑल चार्ज हैं, जो इंडिविजुअल वेक्टर फोर्स लगाएंगे उसका वेक्टर सम हम निकालते हैं। तो कंसीडर करिए Q1 एक चार्ज है जिसके पास Q2 Q3 और ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस टिल Qn तक क्या है, हमारे चार्जेस के सराउंडिंग में। तो इनके बीच में डिस्टेंस देख लीजिए कैसी है, 1 2 है, इनके बीच में डिस्टेंस है 1 3, n हो गया। नाउ द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स कैसा लगा है देखिए, रिपल्सिव होगा, सेम नेचर के चार्जेस, F ऑन फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, वैसे फोर्स ऑन चार्ज 3 ना, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3, और सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज n। तो हमने फोर्सेस निकाले। अब इनके हम पर्टिकुलर डिस्टेंस भी देंगे। देखिए फोर्स कहां से जा रहा है, 2 से 1 की तरफ जा रहा है, यहां 3 से 1 की तरफ जा रहा है, और यहां पे 1n से 1 की तरफ जा रहे हैं। तो नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल, एफ टोटल मतलब फोर्स टोटल ऑन चार्ज Q1। कभी भी ये बात ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी भी दो चार्ज के बीच में हम क्या निकाल रहे होते हैं, फोर्स। फॉर टेक एग्जांपल, हम Q2 और Q1 के बीच में हम फोर्स निकाल रहे हैं। फिर से बताएं आपको, अगर हम Q2 और Q1 के बीच में फोर्स लगा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच के फोर्स में कोई भी दूसरे चार्ज के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मींस Q1 और Q2 के आपस में फोर्सेस लगते हैं, तो
कोई भी फोर्स कुछ इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है सराउंडिंग में, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फोर्स द टोटल चार्ज ऑन Q1, तो क्या आया, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 प्लस ये वेक्टर सम है, दिस इज द वेक्टर सम, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3 प्लस डॉट 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 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू n चार्ज, दिस इज n चार्ज। तो इसका कैसे दिया जाएगा देखिए, तो इसका निकालते हैं वेक्टर सम, देखिए फोर्स ऑन चार्ज 1 के 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और डायरेक्शन दे दी R2 से 1। सिमिलरली यहां पे देखिए 1/4πε0 Q1 Q3 R1 से 3 का स्क्वायर, डायरेक्शन दे दी R31 प्लस डॉट 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 कर दिया आपका 1/4πε0 Q1 QN। अब यहां पे देखिए 1 से n तक की है आपका स्क्वायर हो गया और डायरेक्शन क्या है n से 1 तक, और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। यहां पे हम लोग कॉमन लेंगे F टोटल, कितना आ गया 1/4πε0 Q1 आपका कॉमन आ गया है, सब में से, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया देखिए Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R21 प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R31 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे, Qn R1 से लेकर n का स्क्वायर, डायरेक्शन Rn21। तो ये हमारे क्या गया टोटल फोर्स। फिर से स्टेटमेंट बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, द टोटल चार्ज व्हेन अ नंबर ऑफ चार्ज आर इंटरेक्टिंग, द टोटल चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर, द टोटल फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज व्हेन द नंबर ऑफ चार्ज आर इंटरेक्टिंग इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज। तो आप देखो इंडिविजुअल चार्जेस को हमने जोड़ दिया है, ठीक है, इंडिविजुअल फोर्सेस को हमने जोड़ दिया कि फोर्स क्या है, खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी, और हम इसको डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, हमको वेक्टर सम करते हैं। और कोई भी दो, इस बात का ध्यान फिर से रखिएगा, कोई भी दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स लगता है तो उसको कोई तीसरा चार्ज इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो दिस वाज आवर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इट। चलिए तीसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट दो तरीके से होता है, एक होता है यूनिफॉर्मली, एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली। बट उसमें भी जाने से पहले हमें चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों यूनिफॉर्मली चार्ज और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज कंसीडर करते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज की कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इट मींस हम कोई भी बड़े से बड़े चार्ज को हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ऑफ इलेक्ट्रॉन और या फिर प्रोटॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट अगर सोचिए, अगर कोई हमारी चार्ज बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी और उसमें फिर चार्ज हमारा बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे हम लोग उसको इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, वहां पे हम कंसीडर करके चलते हैं कि चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, इसके बारे में देखते हैं। तो चार्ज हमारा दो फॉर्म से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली, एक होता है यूनिफॉर्मली, ठीक है। अगर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है और उसमें जो हमारा चार्ज है पर्टिकुलर जगहों में कंसंट्रेटेड है और कहीं कहीं पे क्या है, कम है, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली। और यहां पे देखिए चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली। जब हर जगहों में इक्वली अमाउंट में चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके सीबीएसई कोर्स में और जेईई मेन में हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। हमारा कौन सा कोर्स में, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए पढ़ते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो हमारा कोर्स में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस जब हमारा चार्ज पूरे सरफेस एरिया में या किसी चीज में भी, ऑब्जेक्ट में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आपका 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो तीनों पर्टिकुलर जगहों में इसके नाम क्या होते हैं, अलग अलग दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़े तरीके से लिख देते हैं। हमारे कोर्स में खाली यूनिफॉर्मली है, मैं आपको बता चुका हूं। अब ये 3 टाइप का होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक होता है हमारा, जब हमारा 1 डिग्री में हम लेते हैं, इसको 1 डायमेंशनल में लेते हैं, ऐसा बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब यूनिफॉर्मली के अंदर आता है। ठीक है, और अगर चार्ज हमारा क्या होगा, 2 डायमेंशनल में होगा, तो उसे बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यही चार्ज अगर हमारा 3 डायमेंशनल में होगा, तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लाइन को थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं। चलिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग निकालेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम लोग कंसीडर कर लेंगे एक हमारी रॉड ऑफ लेंथ L, रॉड की लेंथ हमने मान लीजिए L मान लिया, उसमें हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो भी है सब में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे कोर्स में ही यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने लेंथ रॉड मान ली L, या आप एक रिंग मान लीजिए जिसमें हमारा चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देन हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे दी जाएगी, देखना, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे लैम्डा से, और लैम्डा हमारा दिया जाता है Q/L। ठीक है, अगर कंसीडर करिए ये रिंग R की है, तो अगर हम एग्जांपल के तौर में लिखें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रिंग, ऑफ सर्कुलर रिंग, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी हमारी, लैम्डा इक्वल्स टू Q/2πr। ठीक है, तो वो आ जाएगी लैम्डा Q/2πr। चलिए, नाउ नेक्स्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम इसमें कोई भी एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, और उसमें चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आप देख सकते हैं। तो हम यहां पे इसका क्या निकाल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए कैसे निकालेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है हमारी सिग्मा से डिनोट होती है, और हम लिखते हैं Q/A। एग्जाम्पल के तौर में ले लेते हैं, एग्जाम्पल में कंसिडर करिए एक हमारा स्फीयर है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल सरफेस, रेडियस क्या है इसकी, R है, और सब जगह यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी सरफेस में। सरफेस में मानिए इसके सरफेस में क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी पूरी सरफेस में। देन Q इक्वल्स अपॉन 4πr²। थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं एक
हमारा 3 डायमेंशनल फिगर स्फीयर को कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द बॉडी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, और रो क्या होता है हमारा, Q बाय V। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, यहां पे कंसिडर कर लेते हैं अ स्फीयर हैविंग रेडियस R। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, डिनोट कर देंगे रो से, और रो क्या हो गया हमारा, Q बाय 4/3 पाई R क्यू। नाउ दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाउ इनकी यूनिट्स की बात करते हैं कि यहां पे हमारा जो लैम्डा है, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट है इनकी कूलम पर मीटर। तो यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट क्या है इसकी, कूलम पर मीटर। सिमिलरली यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, तो हमने क्या देखा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म हमारे कोर्स में, यूनिफॉर्म फिर बाद में बटा हमारे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जाना कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी लैम्डा से दी जाती है, ये 1 डायमेंशनल में दी जाती है, और उसका Q बाय L होता है, और उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A, ठीक है, ये पूरे सरफेस में दी जाती है, 2 डायमेंशनल फिगर में दी जाती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या होती है, यूनिट दी है। एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारा रो से डिनोट करी जाती है, और उसको हम चार्ज, उसको कूलम पर मीटर क्यूब होती है, और रो से हम उसको निकाल सकते हैं, और 3 डायमेंशनल फिगर में दिए जाते हैं। आई होप ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।